हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और चलते हैं आज की इस वीडियो में। आपको हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कराएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव है। वैसे करनी आपको है, लेकिन मैं आपको हिंट दूंगा केवल कि आपको किस तरह से हल करना है। ठीक है, चलते हैं वीडियो में। पहला प्रश्न, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यानी ए का मान ये है, बी का मान ये है, के रूप में व्यक्त किया जाए तो जहां पर x और y अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इसमें x और y जो दे रखी हैं अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF का मान क्या होगा। HCF a, b दे रखा है इसमें। इसका मतलब क्या है कि आपको HCF ज्ञात करना है। किसका? a और b का। a और b क्या है? a का मान ये है, b का मान ये है। चलिए चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। अच्छे से समझ आएंगे आपको, समझ आएगा आपको अच्छे से, और तो उसके बाद आप अपने आप अगले सवालों को कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपको अच्छे से ध्यान देना है कि मान लीजिए जैसे आप संख्या हल करते थे यहाँ पे कि 25 बराबर 25 है ये, ठीक है, 5 का है, 5 की घात 2। तो एक तरह से मान लीजिए ए है ये, तो ये ए दे रखा है, ये गुणनखंड लिखा है हमने, उसके गुणनखंड ये लिखे हैं। ठीक, इसके आधार पर समझना आप, बस और कुछ नहीं करना आपको। चलिए अब बताइए हमें थोड़ा सा ये कि यहाँ पर जो दे रखा है ना x की घात 3 है और यहाँ x की घात कितनी है? 1। तो आपको ज्ञात क्या करना है? HCF माने मासापा। मासापा में सबसे छोटी घात ली जाती है। x की घात यहाँ 3 और यहाँ पे 1 घात, 3 घात और 1 घात में सबसे छोटी घात क्या मानी जाएगी? आप जानते हैं 1 मानी जाएगी। अब बताइए y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, मासापा में उभयनिष्ठ देखा जाता है, दोनों में y है, लिख लिया हमने। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है। कौन सी संख्या छोटी है 2 और 3 में? बताइए। 2, ये 2 और 3 में संख्या छोटी 2। तो आप देख रहे होंगे ये आपका मासापा आ गया एक्स बाई स्क्वायर। एक्स बाई स्क्वायर ऑप्शन बी सही है, आप बी ऑप्शन सही कर देंगे। समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पर आपको मासापा ज्ञात करना होता, क्या ज्ञात करना होता? LCM। तो मैंने आपको बताया था LCM में ये देखना होता है कि सबसे बड़ी घात क्या है। देखिए दोनों में अभाज्य गुणनखंड जो आए हुए हैं वो केवल x और y, दो ही गुणनखंड है। x y यहाँ पे भी है, x y यहाँ पे भी है। अब आपको ये बताना मुझे कि x की घात अधिकतम क्या है। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कितनी है? 1। 1 और 3 में कौन बड़ा है? 3। तो यहाँ घात लगाएंगे आप 3, ठीक है, यहाँ घात लगा दी 3। अब y की घात यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 3। बड़ी घात कौन सी है? 3। तो यहाँ लगा देंगे 3, क्योंकि LCM में बड़ी घात देखते हैं और HCM में छोटी घात। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि प्रश्न आप जो है ये कर लेंगे पहला, और पहले के आधार पे आप दूसरा भी कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़ करके कोई परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, का गुणनफल होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। यदि अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ दी जाए, चाहे घटा दी जाए, चाहे गुणा कर दिया जाए, चाहे भाग कर दिया जाए, ध्यान रखना, चाहे इसमें प्लस कर दो, चाहे माइनस कर दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, आपकी संख्या वो अपरिमेय है तो अपरिमेय ही रहेगी। चाहे उसमें कुछ भी जोड़ दीजिए, इस पे आप मत परेशान होना, न कंफ्यूज होना है आपको। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय ही संख्या रहेगी, चाहे उसमें कोई जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे भाग कर दो, चाहे गुणा कर दो। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपका सदैव अपरिमेय संख्या रहेगी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप LCM ज्ञात करना है। आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अभाज्य गुणनखंड से निकाल लीजिए, चाहे सामूहिक 1 2 3 4 ऐसे करके आप भाग करके सब में एक साथ में निकाल लेना, वो भी वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कहा नहीं उन्होंने, अगर यहाँ कह देता अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो आपको उसी विधि से निकालना होता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है
परिमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो दशमलव कितने स्थानों बाद समाप्त, देखिए ये इनके जो है 1250 जो है फैक्टर किए हैं, 2 से दिया है, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से। तो आप पहले ये बताइए कि ये 5 की घात कितनी है। 5 की घात 4 है ना, और वो 2 की घात 1 रहेगी। यानी आप इस संख्या को लिख सकते हैं हर को 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 4, इस तरह से लिखते हैं। चलिए ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको बता, तो ये आपकी जो संख्या है ये 1250 बराबर 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 4 के रूप में बदल गई। अब मैंने आपको बताया था कि इस संख्या में ये तो आपका हर है, ऊपर जो है आपकी संख्या लिखी हुई है वो ऐसे लिखी रहेगी 5 जो भी है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूँगा हर के बारे में कि हर की संख्या ये देखिए यहाँ कितनी 5 की घात कितनी है 4, यहाँ कितनी है 1। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को बराबर करना होता है। एक बच्चे ने जो सवाल किया था वह यहाँ 5 की जगह पे कुछ और मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई आपको अपने आप ये देखना है कि 2 और 5 है या नहीं। जो संख्या नहीं है उसको यहाँ हम लाते हैं और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। फिलहाल देखिए 4 घात यहाँ पे है, यहाँ पे 1 घात है, तो 2 की घात 3 चाहिए, 2 की घात कितनी चाहिए 3, तो ऊपर नीचे गुणा कर देना है 2 की घात 3 का, हो जाएगा। अब बात आती है कि आपकी नीचे 10 की घात 4 बन जाएगी, फिर कितनी बन जाएगी 10 की घात 4, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। कितने अंक बाद 4 अंक बाद। तो आप इतना पूरा सॉल्व ना करें, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लीजिए इनमें दोनों में बड़ी घात किसकी है, बड़ी घात जिसकी है जितने अंक हैं उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं 4 अंक बाद इसमें दशमलव लग जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें एक दूसरे में किसी का भाग न जाए। जैसे देखिए 5 का भाग यहाँ में चला जाएगा, 5 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो ये सहभाज्य हो गई, न कि अभाज्य। क्योंकि सहभाज्य का मतलब कॉमन गुणनखंड मिल जाए दोनों में, और सह अभाज्य का मतलब कि उन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड न हो। देखिए इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है 6 और 13 में, बाद बाकी 5 इन दोनों में मिल रहा है देखिए, और इसमें भी मिल रहा है, और इसमें भी 11 का गुणनखंड मिल रहा है कॉमन, ठीक। तो इसलिए इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक। चलते प्रश्न 7 की ओर। देखिए 7वां प्रश्न जो कह रहा है कि को किस संख्या से भाग दें। देखिए इसमें कह रहा है 1365 को किस संख्या से भाग दें जिससे भागफल 31 तथा शेषफल इतने प्राप्त हो जाए। तो देखिए ये आपका भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल, फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य प्लस शेषफल। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला वही है। देखिए ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें आप इसका मान लगाएंगे तो आप अपने हल कर लेना से, ठीक है। इसमें मान लगा देना, हल हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। चलते हैं प्रश्न कौन सा है 8वां। देखिए यहाँ प्रकृति कैसी है, इसका प्रकार आप यहाँ बताएंगे। मैंने आपको पहले प्रश्नावली में करा दिया है। आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे देखिए इसमें भी यही पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार का दशमलव कितने अंकों के अंत में होगा, कितने अंकों के पश्चात अंत होगा इसका। तो यहाँ दोनों में देख लीजिए 2 की घात और 5 की घात, सबसे बड़ी घात किसकी है वही होगा। आप अपने आप आंसर देंगे इसका हल करके। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया 10 में देखिए क्या कह रहा है, ये सबसे न्यूनतम संख्या जिससे
जिससे अन्नूर के अंदर 27 संख्या दे रखी है को गुणा कर दिया जाए तो वो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। तो आप जानते हैं अन्नूर के अंदर 27 है, उसके फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 3 9 27 हो जाता है। इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें अगर एक 3 का यहाँ और होता तो ये हमारी संख्या बाहर निकल आती पूरी। तो हमें एक अन्नूर के अंदर 3 और चाहिए, तो एक अन्नूर के अंदर 3 कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, ये आप अपने आप बताएंगे। इसमें संख्या कौन सी संख्या अपरिमेय है वो बताएंगे मुझे आप। ठीक, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 12, संख्या इतने है, ये भी आप बताएंगे संख्या कैसी है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है आपके लिए। अब प्रश्न है 13, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या कौन सी होगी, ये भी आप मुझे खुद बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन को देख के बताएंगे कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी है, ये भी आप बताएंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है। और एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा थोड़ा अच्छे से, जो कि 15वां प्रश्न है, थोड़ा हटके है। आपके पास का कोई भी शेड्यूल और नियम इसका, जिससे कि आप इसे हल कर पाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए 6 की घात n माइनस 5 की घात n इकाई का अंक होगा। इस संख्या को हल करने में जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए इकाई के अंक की बात की है तो इकाई का अंक समझिए पहले क्या होता है। 6 की घात मान लीजिए 1 होता तो इसका मान कितना आता है, 6। अगर 6 के बाद 6 की घात अगर 2 होती तो कितना आएगा, 36। 6 की घात 3 लगा दीजिए कितना आएगा, 36 छिक्के 216। अब मुझे बताइए कि इनमें इकाई का अंक क्या है, 6। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6। तो ये नोट कर लीजिए, 6 की घात कितनी भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, डॉटर कुछ भी हो, इसमें इकाई का अंक 6 ही रहेगा। करेक्ट। अब बात आती है 5 पर। 5 की घात इसी प्रकार से आप चेक कर लीजिए, कितनी भी घात लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, चाहे 3 लगा दीजिए, चाहे 4 लगा दीजिए, वो आपकी जो है संख्या आएगी, उसमें इकाई का अंक 5 ही रहेगा। देखिए इसमें 25 आता है, 25 में इकाई का अंक क्या होता है, 5। क्यों करेंगे 5 का तो 125 होता है। यहाँ भी आएगा 5 और घात 4 हो तो 625 होता है। यहाँ भी इकाई का अंक 5 हुआ। तो अब ये बताइए हमें कि यहाँ इकाई का अंक 6 हुआ, माइनस बीच में है, इकाई का अंक 5 है, घटाएंगे इकाई के अंक को इकाई के अंक में घटाएंगे तो कितना बचेगा। जैसे संख्या यहाँ पीछे कुछ भी हो और एक संख्या ये है, इसके पीछे कोई संख्या हो, इसे घटाएंगे, 6 में से 5 गए 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो कितना बचेगा आंसर आपका, 1। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को अगर समझ में आया हो तो एक बार 2 बार देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। ये पूरी प्रश्नावली आपको हल करके मुझे भेजनी है। ओके, बाय।